नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से अच्छे से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज का हमारा जो 7th वीडियो है ये ज्योग्राफी से रहने वाला है, जिसमें हमने विशेषकर एनसीईआरटी आधारित जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बेस बनाकर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिससे आपकी तैयारी एकदम पैटर्न के अनुरूप हो सके। पिछले वीडियोस में भी हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हल किया था, उससे पहले के वीडियोस में हमने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी के क्वेश्चंस को हल किया था। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भूपृष्ठ से परावर्तित विकिरण की अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंपीय प्रभाव। जब वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। ध्यान दीजिए, जो पांचों स्फीयर्स हैं एक तरीके से वो है, पहला क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरा मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फीयर, ताप मंडल थर्मोस्फीयर और वायुमंडल एक्सपोस्फीयर। ठीक है, इनके क्रम को आप अच्छे से और याद रखिए, यहाँ से हर बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जहाँ होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ये जो मौसम परिवर्तन घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं? जैसे बादल है, कोहरा है, वर्षा है, ये सब कहाँ होते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। ध्यान दीजिए, आयन मंडल में इस तरीके की कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं और ये रेडियो तरंगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो हवाई जहाज यान जो उड़ते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनुकूल होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 है कि ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है आइनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। आप जानते होंगे ये यूवी रेस से हमें बचाती है, ठीक है, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे हमें बचाती है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किस में मदद करती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन करके। देखिए, रेडियो तरंगों का इससे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब होता है आयन मंडल से। जब इसकी बात आएगी तब हम बात करेंगे आयन मंडल या आयनोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल का तापमान नियंत्रित करने में तापमान नियंत्रण की बात क्षोभ मंडल में आएगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण करने में ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा वो होगा परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करने में ओजोन परत का कार्य होता है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। मैंने अभी बताया था कि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। और जब कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो ये वायुयानों को उड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थितियों का निर्माण करती है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, वहाँ जो है प्रायः हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए यहाँ पर कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो इसका सही आंसर है विषुवतीय उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये गमन करती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय मौसमी। तो इसका जो सही आंसर है समुद्री समीर दिन के समय बहती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा 1। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखिए कि
फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा ध्यान दीजिए, ठंडी हवा और गर्म हवा मिलने से, ठंडी हवा और गर्म हवा के मिलने से क्या होता है? चक्रवाती हवा या चक्रवाती वर्षा का निर्माण होता है। चक्रवाती वर्षा का निर्माण होता है, ध्यान दीजिए। और इसीलिए इसके लिए चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। ठंडी हवा और गर्म हवा के मिलने से चक्रवाती वर्षा का निर्माण होता है और इसे चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से जो ऑप्शंस हैं वो हैं संवहनी धारा, समुद्री हवा, चक्रवाती गतिविधि, पर्वतों से वाष्पित जल का संग्रहण। तो सही आंसर होगा इसका चक्रवाती गतिविधि। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो ऑप्शंस हैं कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील और विक्टोरिया न्यांजा। तो सही आंसर है कैस्पियन सागर। ध्यान रखिए ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछी जाए, ठीक है, तो विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। तो सब सही आंसर होगा सुपीरियर झील मीठे जल की सबसे बड़ी झील है विश्व की। और बैकाल झील सबसे गहरी झील है विश्व की, ठीक है, जो यहाँ पर है। तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की, ध्यान दीजिए, सबसे गहरी झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, एंजियन सागर। तो ध्यान दीजिए मृत सागर, डेड सी जो है, डेड सी, वो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, स्वेज नहर जोड़ती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। सही आंसर है इसका कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप, ध्यान दीजिए, किसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से या उपनाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां, 5वां, मतलब 1/3 यहाँ पर होगा, थोड़ा गलत लिख गया है, 1/3 और तिहाई, ठीक है, यहाँ तिहाई नहीं, यहाँ 6वां, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10वां। तो जो 10वां भाग है तो पृथ्वी का वो कितना है? वो मरुस्थल है, 1/10 भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। सही आंसर होगा इसका तो पहला। प्रश्न नंबर 17 देखिए कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो आप जानते हैं थार मरुस्थल, ठीक है, गोबी मंगोलिया का है, सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा चिली। तो सही आंसर होगा यहाँ पर थार मरुस्थल। प्रश्न नंबर 18 देखिए कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो आप जानते होंगे जो सहारा मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो सही आंसर हो गया दूसरा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 5 महासागर हैं, ध्यान दीजिए, कितने महासागर हैं? 5, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं, ध्यान, कभी कभी ये छोटे बातें भी पूछ ली जाती हैं। और 5 महासागर हैं। कौन कौन से 5 महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर और एक है अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे छोटा महासागर इसमें पूछा है, तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटे की बात की गई है तो सबसे छोटा है। और अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा होगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? 50%, 60%, 70%, 80%। तो इसका सही आंसर है 70%। जो पृथ्वी का टोटल 70% भाग है वो समुद्र घेरे हुए। प्रश्न नंबर 21 देखिए कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो इसका सही आंसर है डेड सी,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सबसे गहरा पॉइंट जो है पृथ्वी का वो भी डेड सी में है और सबसे लवणीय सागर है वो भी डेड सी है। प्रश्न नंबर 22 देखिए कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंटर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी, टॉर्नेडो। तो इसे जो आकस्मिक बाढ़ आ जाती है बहुत तेजी से, इसे एक तरीके से सुनामी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, सुनामी। इसके बाद देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा जलाशय और अंडमान यहाँ पर कौन सा जलाशय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान समुद्र या बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिए, जो अंडमान निकोबार को अलग करता है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। शीतोष्ण वनों का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का, सवाना का, शुष्क भूमि का। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 है कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 29%, 71%, 75, 79%। तो इसका सही आंसर है 71%। टोटल जो पृथ्वी है उसके एरिया में 71% सिर्फ जल ही जल है। प्रश्न नंबर 26 देखिए कि किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो सही आंसर है पृथ्वी पर, क्योंकि समुद्र कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी समुद्र में ही तो ज्वार भाटा आएगा। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी पर होता है तो क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 27 देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये अपवाह क्षेत्र की वजह से भी है, अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी है और चौड़ी होने के आधार पर भी है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी नदी आए तो आपको लगाना है सही आंसर अमेजोन नदी, ठीक है, चाहे अपवाह क्षेत्र के आधार पर आए चाहे चौड़ी आधार पर आए। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी आए, सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो आप लगाएंगे नील नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि एक ही तापमान, यहाँ पर एक ही तापमान सेम, ठीक है, सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर जो है वो सेम है, ठीक है, सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, ऑप्शंस है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन, आइसोथर्म। देखिए आइसोबार, बार का मतलब होता है एक तरीके से ये बैरोमीटर समझ लीजिए, एक तरीके से दाब, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। जब एक समान दाब को निरूपित करने वाली या मिलाने वाली रेखाएं तो वो कहलाएंगी आइसोबार। आइसोहाइट, यहाँ से देखिए एक जैसे ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाएंगी। हेलाइन कहते हैं एक तरीके से जो साल्ट होता है या जो लवणीय क्षेत्र होते हैं, तो ये हो गया लवणीय, एक जैसी लवणीय स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहेलाइन कहलाएंगी। और थर्म यानी कि इसे थर्मामीटर से समझ लीजिए एक तरीके से, तो टेम्परेचर की बात आएगी या तापमान की बात आएगी तो आप इसे आइसोथर्म लगाएंगे। तो सही आंसर होगा, चूंकि एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने की बात आ रही है तो यहाँ पर आइसोथर्म इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? जब आपेक्षिक आर्द्रता की बात आएगी, नमी की बात आएगी, तब आपको बताना है हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, बैरोग्राफ। देखिए बैरोग्राफ दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बैरोमीटर। अब हाइड्रोग्राफ क्या है? हाइड्रो, क्योंकि आर्द्रता की बात हो रही है यानी कि हाइड्रो की बात हो रही है यानी कि नमी की बात हो रही है, तो हमेशा सही आंसर होगा हाइड्रोग्राफ, ठीक है, हाइग्रो नहीं होगा, हाइड्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर है नेफोस्कोप, ठीक है। अगर बादलों की दिशा और गति की बात आए तो नेफोस्कोप। अगर हवा की दिशा और गति की बात आएगी, ध्यान दीजिए, अगर हवा की बात आएगी तब आप लगाएंगे एनीमोमीटर। हवा की गति और दिशा की बात आती तो एनीमोमीटर। रेन गेज आप जानते होंगे, जो बारिश का जल होता है उसकी कितना इंटेंसिटी है उसको जानने के लिए हम रेन के द्वारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर तो अभी हमने बताया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, समुद्री भूकंप के झटके, इनमें से कोई नहीं। समुद्र की गहराई नॉटिकल मील में नापते हैं, ठीक है, नॉटिकल माइल्स में नापते हैं एक तरीके से। समुद्र की दिशा ऑप्शन गलत है, तो समुद्री भूकंप के झटके क्या है, रिएक्टर स्केल पर मापे जाते हैं, तो सही आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पूरे साल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 33 देखिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? संवहन धाराओं के कारण, जाड़ों में निम्न दबाव के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण, स्थानीय वायु व्यवस्था के कारण। तो इसका सही आंसर है जाड़ों में निम्न दबाव के कारण जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है यहाँ वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, इस तरीके के जो फल हैं वो यहाँ पर उगते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 34 कि झूम क्या है? आपको पता होगा झूम एक खेती है जो मतलब भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति, तो गलत ऑप्शन है। एक कृषि का एक प्रकार है जहाँ कृषि एक बार खेत में होती है, ठीक है, फिर उसके अवशेष को जला दिया जाता है, फिर कई साल वो खेत ऐसे ही पड़ा रहता है और उसके बाद फिर से उसमें कई सालों बाद फिर से खेती होती है। तो ये जो पैटर्न है इसे झूम खेती कहते हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है भारत का, जहाँ मिजोरम, नागालैंड जैसे क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर ये खेती होती है। एक लोक नृत्य गलत, एक नदी का नाम ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों का बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक फसलों को बोना यहाँ पर है, ठीक है, बोलना नहीं, और पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। तो मिली जुली खेती का मतलब होता है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। प्रश्न नंबर 36 देखिए कि नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान, मत्स्य पालन, नील की खेती, निम्न में से कोई नहीं। तो जो नीली क्रांति मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37 देखिए कि जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। देखिए भू यानी कि जमीन के नीचे की बात हो रही है, तो क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल विज्ञान, जननांकी, जलवायु विज्ञान, शैल विज्ञान। तो इसका सही आंसर है जननांकी। प्रश्न नंबर 39 देखिए कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? जनसंख्या घनत्व, पौष्णिक घनत्व, कृषि घनत्व, औद्योगिक घनत्व। ध्यान दीजिए जब कृषि की बात हो रही है तो कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से डिवाइड करेंगे तो हमें कृषि डेंसिटी मिलेगी, यानी कि कृषि एग्रीकल्चर, ये कृषि घनत्व प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस को प्रशांत महासागर की सड़क कहा जाता है, रोड कहा जाता है प्रशांत महासागर की? टोगा, फिजी, हवाई, एलिस। तो इसे सही आंसर है हवाई, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।